guys and welcome back to my YouTube channel. So today's video is about how to start your class 11th for my juniors who are whether they are opting for arts, commerce, science, any subject, any stream I will say. Actually few past days ago a comment came in my YouTube video which really felt me very good. I really felt good after seeing this that at least someone is expecting something from me, so I should surely do something good for them. So here is the comment. He asked for that he is a PCB student, so how should he start his class 11th? So I will tell you for all subjects whether you are an art student, commerce student, medical or non-medical student, अकॉर्डिंग टू मी ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल, क्योंकि आप जो अपना पोटेंशियल लगाओगे वो आपको हर सब्जेक्ट में इक्वल ही लगाना पड़ेगा. ओके, सो मैं सभी सब्जेक्ट्स का बताऊँगी दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर क्लास 11th एंड ताकि आपकी क्लास 12 भी बैलेंस रहे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की जो कि आपको याद करनी है, आपको याद रखनी है कि आप किसी भी स्ट्रीम के हो, डैट डजंट मैटर्स, बट ये चीज़ें आपकी क्लास 11th में मैटर करने वाली है. नंबर 1 इज डैट आपको अपने टीचर्स की फुल रिस्पेक्ट करनी है, अपने पेरेंट्स की फुल रिस्पेक्ट करनी है. बिकॉज मैंने जहाँ तक देखा है कि बहुत बच्चे अपनी मनमानी करने लग जाते हैं क्लास 11th में, विच इज़ टोटली रॉन्ग, और ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट डालती है आपके रिजल्ट में, आपकी हर चीज़ में. तो ऐसी गलती मत करिएगा. सेकेंड चीज़, हैव पेशेंस. हर चीज़ में पेशेंस ज़रूर रखिएगा, सब्र रखिएगा कि ठीक है यार, क्योंकि अगर आप जल्दी में करेंगे तो वो काम तो होने वाला है ही नहीं. ठीक है, थोड़ा आराम से, थोड़ा शांति से हर काम को, हर सिचुएशन को टैकल करना आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप 11th में अच्छा कर पाएंगे. नंबर 3 थिंग इज दैट अपना काम जो भी, वेदर इट इज़ अ रिटन वर्क, लर्निंग वर्क, रिविजन वर्क, उस काम को बर्डन नहीं बनने देना, क्योंकि अगर वो काम आपके ऊपर बनता गया बर्डन बन जाएगा तो ये आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है. एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अपने ऊपर सारा फोकस करो रेदर देन योर क्लासमेट्स. क्या अच्छा, अगर आपके क्लासमेट ने कोई और स्ट्रीम चूज़ करी है, आपके फ्रेंड ने कोई और स्ट्रीम चूज़ करी है और आप भी उन्हीं की तरफ जा रहे हो, सो आपको ना अपना गोल क्लियर रखना है. अगर आपका गोल क्लियर है तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. मेक श्योर कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए. आप साइंस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या रीज़न है, आपने क्या सोचा है, एटलीस्ट आपने 12th की बात क्या करना है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाओगे. क्योंकि अगर आपके पास गोल ही नहीं होगा, कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी, देन देयर इज़ नो यूज़ कि आप कोई सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कर पाओगे. Because it is the truth of class 11th and 12th that after crossing class 10th, there is a very vast syllabus in each and every subject. तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट होगा आपका, आपको टैकल करना सीखना पड़ेगा. स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बट जो सीख गया, जो कर गया, दैट इज़ गुड, और जो नहीं कर पड़ेगा. ये तो थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए थे. अब हम शुरू करने वाले स्ट्रीम वाइज कि आपको क्या क्या कैसे ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आर्ट स्टूडेंट. तो अकॉर्डिंग टू मी, जो आपका स्कूल में चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग आर्ट्स स्कूल के टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं. बाय द वे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब पे वीडियोस के बारे में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्लास 11th में. देखो, वास्ट सिलेबस तो होगा ही, एंड जहाँ तक मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा है तो मैंने देखा है कि पॉलिटिकल में ज़्यादा दिक्कत आती है और हिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत आती है. इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के पास ही होती है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन ये सारी होती ही है. सो अकॉर्डिंग टू मी आप स्कूल के साथ साथ चले, डैट वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू. पूरे साल चले, इक्वल लेवल पे चले, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. ऑल्सो जो काम एक दिन में मैम जो कंसेप्ट समझा रही है उसको आप घर जाके एटलीस्ट रिवाइज तो ज़रूर करिए. स्पेशली पॉलिटिकल को समझने की कोशिश करिए, रटने की नहीं, क्योंकि अगर आप उसको रटेंगे तो आप भूल जाओगे. यू नो अबाउट SST, सोशल स्टडीज़, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लेते.
अगर आप उसको स्टोरी की तरह याद रखोगे तो वो आपको याद भी रहेगी। दूसरा, अपने सेल्फ नोट्स इन चीज़ों में बनाना मत भूलना, क्योंकि बार 2 बार रिवीजन भी कर लेगा ना तो उसकी क्लास 11th बहुत ही अच्छी जाएगी। सेकेंड इज़ योर इंग्लिश। इंग्लिश तो मैं कहूँगी कि क्लास 11 में अकॉर्डिंग टू मी सीरियसली बहुत कम टाइम निकलता है कि बच्चे इंग्लिश को टाइम दे पाए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स इतने वास्ट हो जाते हैं कि इंग्लिश को हम टाइम नहीं दे पाते। तो मेक श्योर कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट को टाइम दें, एटलीस्ट हफ्ते में उसको पढ़ें, वो आप भूलेंगे नहीं। और अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं इंग्लिश के लिए, फिर भी आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सो इट्स द बेटर थिंग कि आप जो मैम करा रही है स्कूल में उसी वहीं पे आप अटेंटिवली होके सुने, हर छोटी छोटी चीज़ के मीनिंग्स को मार्क करें। इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपको कुछ वर्ड्स अच्छे तरीके से याद रहेंगे, आपको वर्ड मीनिंग्स याद रहेंगे। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आंसर्स, मैं कहूँगी क्वेश्चन आंसर्स बनाने की आदत मत छोड़िएगा। आंसर्स फॉर्मेशन पे आपको इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा फॉर क्लास 12, क्योंकि क्लास 11 से शुरू करोगे तभी जाके आपकी अच्छे तरीके से पूरी हैबिट बनेगी क्लास 12 में क्वेश्चन आंसर्स को फॉर्म करने की। अगर हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो ठीक है, आप मेक श्योर दैट यू कैन बैलेंस बिटवीन योर कोचिंग, योर स्कूल एंड योर सेल्फ स्टडी। अगर आप ये 3 चीज़ें अपने लिए कर लेते हो, 3 चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हो, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। एंड हिंदी तो आप पढ़ ही लेते हो, कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ये बात है। हिंदी भी थोड़ी वास्ट हो जाती है, हिंदी मेरे अकॉर्डिंग हिंदी भी वास्ट होती है। 11th में से मैंने ली नहीं, ना मेरे किसी फ्रेंड में से ली तो है, बट अकॉर्डिंग टू मी हिंदी हर कोई कर लेगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारी मातृभाषा है, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आई होप सो मैंने क्लियर कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू मी आर्ट्स के। और जियोग्राफी के मैं करूँगी कि मैप्स वगैरह इफ़ होते हैं, बिकॉज आई हैव नो आइडिया फॉर डैट, तो उसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देखो, आर्ट्स में ज़्यादातर आपके एसएसटी के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जैसे आप एसएसटी क्लास 10th में पढ़ते आ रहे थे, ट्राई करिए कि उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए। मीन्स कि अगर आप क्लास 10th में अपने नोट्स बना रहे हैं तो क्लास 11th में उससे थोड़े इम्प्रूव नोट्स बनाएं। अगर आप उससे इम्प्रूव नोट्स बनाएंगे देन ही आप अच्छा करेंगे। ऑल्सो नोट्स को रिवाइज भी करना है, ये नहीं आपने नोट्स बना लिए और आप उसको रिवाइज नहीं करें, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं अपनी आर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए, बाकी आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑप्शन। सो सी माय कॉमर्स फ्रेंड्स, आई विल से यू कि आपके लिए इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मेन इज अकाउंट्स, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा अकाउंट्स में दिक्कत होती है। इवन माय सम क्लासमेट्स आई हैव सीन देम कि अकाउंट्स में बच्चों को दिक्कत होती है बैलेंस शीट बनाने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एंड डेफिनेटली आई फील दैट अकाउंट्स इज हार्ड, लिटरली हार्ड, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को करते हुए एंड लिटरली आई सी हाउ दे डू यार, कौन इतनी पेशेंस से वो बैलेंस शीट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखनी है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपको ना रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी हाल में। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, यू शुड प्रैक्टिस फॉर योर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एंड अकाउंट्स, देखो अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। मैथ्स, अगर आपने मैथमेटिक्स लिए तो मैथमेटिक्स की भी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इनको भी आपको एटलीस्ट दिन में 1-1 घंटा निकालना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप स्कूल में अटेंटिवली सुन रहे हैं, दिक्कत नहीं आने वाली, सेल्फ नोट्स बनाएं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। एंड जो भी आपको टीचर्स बुक लगवाते हैं, मुझे तो बुक का आइडिया नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, आई विल से, तो मेक श्योर कि आप बेस्ट गाइडेंस लेके बुक्स को लगवाएं, अपनी बुक्स लगाएं। अगर आपको लगता है कि कॉमर्स में एनसीईआरटी बेस्ट है तो एनसीईआरटी लगवाइएगा, नहीं तो देयर इज़ नो यूज़। सी 11th इज़ द बेस, तो अपना बेस पक्का करने के लिए आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ कर सकते हैं, पर मेक श्योर स्कूल को बिल्कुल पकड़ के रखना है। मतलब जो स्कूल में काम चल रहा है उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि यही दिक्कत हम कर जाते हैं कि हम स्कूल का तो नहीं पढ़ते, हम कहीं आगे या तो हम आगे चल रहे होते हैं या हम उससे बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे होते हैं। तो ये गलती नहीं करनी, फर्स्ट डे से ही अटेंटिवली हर चीज़ करनी है। फर्स्ट इज़ योर गोल, ठीक है ना।
गोल क्लियर है, आज का टास्क क्लियर है, आप इजीली सारा का सारा काम इजीली कर लेंगे। अगर आपका गोल है तो अब मैं बात कर लेती हूँ फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। सी, आपने ली है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आई विल से कि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पकड़ के रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस देखो। एनसीईआरटी आपको हो सकता है समझ ना आए 11th में। आई एम अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मुझे भी नहीं आई थी, बट उसके न्यूमेरिकल्स को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। अपने नोट्स बनाइएगा। अगर आपके स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सो इट्स वेरी गुड, आप उन्हीं के साथ साथ करते जाइएगा। डेली प्रैक्टिस करिए हर कंसेप्ट की। मान लो अगर आपको फिजिक्स में आज सर ने 3 कंसेप्ट पढ़ाए तो मेक श्योर कि आप उनमें से 2 कंसेप्ट हम अपने पक्के करके चलिए। डेरिवेशंस फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप छोड़ ही नहीं सकते ना। डेरिवेशंस के लिए आई विल से कि ट्राई टू प्रैक्टिस इट फॉर 3 to 4 टाइम्स। 2 बार देख के लिखी, 2 बार ट्राई करो बिना देखे। डेरिवेशंस को रटना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशंस, इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशंस, हर कंसेप्ट को छोटे छोटे समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आने वाली है वेक्टर्स में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी हर डेरिवेशन में यूज़ होते हैं, हर चैप्टर में यूज़ होंगे। एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, तो उन चैप्टर्स की खास कर अच्छे से रिवीजन करिएगा। कोई भी कंसेप्ट मत छोड़ो, जो दिन में हो रहा है उसको रिवाइज ज़रूर करो। ये गलती मैंने करी थी जो कि मैं नहीं समझ पाई थी, बट बाद में रियलाइज़ हुआ एंड बाद में मैंने सारी चीज़ साथ साथ करी थी, जिसका रिजल्ट मुझे पता भी चला कि हाँ मैंने ये गलती करी थी। आई विल से हर चीज़ को साथ साथ रिवाइज करो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। पर अगर आप ऐसा नहीं करोगे वो आपके लिए बर्डन बनता चला जाएगा। क्या एक जगह स्कूल का काम, एक जगह रिवीजन का काम। एक और चीज़ मैं बताऊंगी सभी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए कि म्यूजिक सुनते हुए काम मत करिएगा। हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न वर्क कैसे कंप्लीट करते हैं, कानों में लगा लेते हैं हेडफोन्स वगैरह, एयरपोर्ट्स लगा लेते हैं, हेडफोन्स लगा लेते हैं, ईयरफोन्स लगा लेते हैं, उसके बाद हम रिटर्न वर्क कब तक कंप्लीट करते हैं। मत करिएगा ये गलती। द रीजन बिहाइंड दैट इज, आप उस टाइम को जब आप अपना रिटर्न वर्क भी कंप्लीट करें तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, अपने उसी टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने रिवीजन वर्क में। आप लिख रहे हो तो साथ साथ अपने कंसेप्ट जो आपने स्कूल में पढ़ के आए हो उसको आप अभी घर पे रिवाइज कर सकते हो। मान लो आप डेरिवेशन, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली टीचर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप रफ नोटबुक में लिखो और घर जाके अपनी फेयर नोटबुक में काम करो। इससे क्या होगा कि आप जो रफ में लिख रहे हो आप उसको फेयर में नोट करोगे। तो जब आप उसको फेयर में नोट करोगे, हमारे टीचर का इंटेंशन ये होता है कि जब आप उसको फेयर में नोट करोगे तो आपका मेन ध्यान क्या होना चाहिए कि आप उस कंसेप्ट को जो आप स्कूल में पढ़ के आए हो उसको आप अच्छे तरीके से लिख रहे हो, उसको समझ रहे हो, और जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता वो आप नेक्स्ट से ज़रूर पूछिए टीचर से। कुछ बेस्ट चैनल फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला ऑलवेज, बट येस अगर आप जेई की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जेई या नीट आप नहीं दे रहे हो, तो आई विल से कि एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड ही पढ़िएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज बहुत हो जाओगे। ये गलती मैंने करी थी, मैं स्टार्टिंग से ही बहुत चैनल ढूंढ रही थी, इससे पढ़ो। लर्नो हब भी अच्छा है, फिजिक्स वाला अच्छा है, अकॉर्डिंग टू मी आपको पढ़ना चाहिए इनसे। और भी बहुत चैनल से वेदांतु है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको जिससे अच्छे से समझ आता है आप उसी से पढ़िएगा, ठीक है। एंड आई विल से फॉर केमिस्ट्री, अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। अगर आपके केमिस्ट्री के टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं सो केमिस्ट्री तो देखो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हर चीज़ को याद करना ही पड़ेगा। अब केमिस्ट्री आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या करना है, आईयूपीएससी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कुछ आपके इफेक्ट्स आएंगे, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। इन इफेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये इवन मेरी क्लास 12th में भी है, ये कंसेप्ट क्लास 12th में भी। ऑर्गेनिक ऐसी है कि आपकी क्लास 12th में बहुत काम आने वाली है। इवन इनऑर्गेनिक के भी कुछ कंसेप्ट हमारी क्लास 12th में है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स भाई मत छोड़ना बिल्कुल भी, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ डेरिवेशन करो, क्योंकि केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन है। मेक श्योर कुछ कंपाउंड्स आपको समझ ही नहीं आने वाले, ठीक है। बाकी आई विल ट्राई कि मैं अपने नोट्स क्लास 11 के नोट्स को भी अपलोड कर दूँ यहाँ पे,
अगर आप चाहते तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नोट्स भी अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे ही अपने, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप हर चीज़ को साथ साथ लेके चले, कुछ भी पीछे मत छोड़ना, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब रेगुलर टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेशक आप घर पे अपने खुद सेल्फ टेस्ट करिए, बट प्लीज़ करिए, इससे पता चलेगा आपको कितना आता है। मेरे टाइम पे मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने स्कूल में तो मेरे टेस्ट नहीं हो पाए स्टार्टिंग में, सीधा हमारा ऐसे वन हुआ था, आई विल से द ट्रुथ, ठीक है। देयर वाज नो एफ ए, क्योंकि क्लास 10th का रिजल्ट ही लेट आया था और हमें सिलेबस बहुत कंप्लीट करना था और हमें लाइन पे लानी थी हर चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था उस टाइम पे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करिए, अपने सेल्फ टेस्ट ज़रूर करिए अगर स्कूल वाले कंडक्ट नहीं करवा पा रहे किसी रीज़न से, तो ये कुछ ना कुछ रीज़न ही होता है, बिकॉज एवरी स्कूल वांट्स कि उनकी स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। तो प्लीज़ दूसरा टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये आपकी लाइफ में। मैं कहूँगी कि क्लास 11 एक ऐसा फेस है लाइफ का कि यू विल सी द ट्रुथ, रियलिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। रियलिटी सच लाइक यू नो, जब सारे फ्रेंड्स जो हैं अलग अलग टीम्स में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे आपको फील होता है यार ये रियलिटी, ऐसा मत सोचिएगा। ऑल आर बाउंडेड टू देयर वर्क, ठीक है। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हर बच्चे की, तो ऐसी गलती मत करिएगा, सबके बारे में अच्छा ही सोचिएगा, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि थिंक गुड फॉर एवरी वन बस। एंड एक और चीज़, केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की दोबारा से। केमिस्ट्री में एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी एक नोटबुक ऐसी बनाइएगा जिसमें आप रिएक्शंस को रिवाइज कर रहे हो, जो पूरे मैकेनिज़्म है उनको रिवाइज प्लीज़ करना, मैकेनिज़्म को मत भूलना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। केमिस्ट्री, फिज़िक्स बहुत अच्छे से करना प्लीज़, ठीक है। फिज़िक्स में आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी क्लास 11 में थ्योरी, डेरिवेशन, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इससे ही पता चला है आपको कितना कंसेप्ट याद हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को भी देखते रहना। एंड आई विल से कि बुक्स ऐसी लेना जिसमें कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। आप ये मत देखिए कि ये जेई की बुक है, नीट की बुक है, इसमें अच्छा होगा। प्लीज़ सी दैट बुक जो कि आपके कंसेप्ट के लिए अच्छी हो। फिजिक्स के लिए आई विल से यू एस.एल. अरोड़ा इज़ द बेस्ट, ठीक है। एक एनसीईआरटी भी रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, एग्जाम्पल भी देख लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायो में, इवन उनके क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस प्लीज़ मत छोड़ के जाइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसी से आपको कंसेप्ट समझ आने वाला है, ठीक है। इवन मुझे इनिशियल 3 to 4 मंथ्स में यही समझने में गलती होगी कि कैसे मैं पढूं, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, अपने टीचर्स की गाइडेंस लीजिए, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लीजिए, अपने एल्डर्स की गाइडेंस लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। आप अपने डिसीजंस खुद ट्राई करिए लेने के, किसी के प्रेशर में आके कोई भी स्ट्रीम मत लेना, ठीक है। अपनी विश के अकॉर्डिंग लेना, अपनी विलिंग, अपनी पावर के अकॉर्डिंग लेना। अगर आप कर सकते हो तभी लेना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स ही वास्ट हैं, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेना हर चीज़, ठीक है। फिजिक्स की बात कर ली, केमिस्ट्री की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। सी बायोलॉजी में मैंने अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को देखा कि वो एनसीईआरटी अपने पास रखते थे। एनसीईआरटी इज़ बेस्ट फॉर बायोलॉजी। मेरे जो क्लासमेट्स थे उनकी बुक मैं बताऊँ तो उनकी बुक हाइलाइटर से भरी होती थी, कंसेप्ट, डायग्राम्स भरी होती थी, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी। अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। एनसीईआरटी इज़ मस्ट, एनसीईआरटी को मत छोड़ना। उसके अलावा कोई अच्छी बुक है दैट्स गुड, बट एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर लाइन बाय लाइन पढ़ना। ट्राई टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी इन बायोलॉजी। देखो सिलेबस वास्ट है बायो का बहुत ज़्यादा, 20 चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी है, बड़े आराम से है, जहाँ तक मैंने अपनी क्लास के बच्चों को देखा करते हुए। तो सेल्फ नोट्स इम्पॉर्टेंट। देखो अगर स्कूल नोट्स आपके अच्छे बन रहे हैं, बेस्टेस्ट आप जिनको कह सकते हैं कि आप बेस्ट, इनको पढ़ के नंबर आ जाएंगे, तो सेल्फ नोट्स ट्राई करना कि मत बनाओ,
पर अगर आपको लगता है कि यार स्कूल नोट थोड़े मेरे ऐसे ही हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, या तो उन्हीं में ऐड कर लो, नहीं ऐड करना नोट बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ नोट्स आपके, ठीक है। एनसीईआरटी की वी हैव डिस्कस, सेल्फ नोट्स इम्पॉर्टेंट। सी माय डियर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, माय मेडिकल स्टूडेंट्स, बायो हैव वास्ट, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट वास्ट है, बट प्लीज़ अच्छे से करना, हार मत मानना, ठीक है, किसी भी गलत चीज़ में मत पढ़ना, अच्छे से करना, क्योंकि बायो वास्ट है, ठीक है। मैं अब आप बोलोगे बार बार आप वास्ट बोलो, दैट इज़ द ट्रुथ, हर सब्जेक्ट ही इतना ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपनी सबसे पहले तो एनसीईआरटी मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करनी है। सेकेंड थिंग इज दैट हर कंसेप्ट को रिवाइज ज़रूर करिएगा, सिलेबस ज़्यादा है बट फिर भी 2 से 3 बार बुक की रिवीजन अगर आपसे हो सकती है तो प्लीज़ करिएगा, तभी आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। सी स्टार्टिंग में फेलियर्स बहुत मिलेंगे, इवन मुझे मिले, आई विल से द ट्रुथ, मैं भी बहुत बार फेल हुई हूँ, एंड मैं हुई थी बेसिकली केमिस्ट्री में, मेरी वीक थी केमिस्ट्री, आई पास 2 बार हुई थी, बट धीरे धीरे समझ आई चीज़ें कि नहीं ऐसे रिवीजन करनी है, तभी अच्छे से रिवीजन हुई। मैं सभी के लिए यही कहूँगी कि प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस फ्री होकर हर चीज़ करो, देखो दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर आपने ओवरकम कर लिया, यू आर द बेस्ट। मेक श्योर कि आप अपनी बोर्ड क्लास देख के आए हो, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप हर चीज़ कर सकते हो, किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है, ये एडवाइस मेरी प्लीज़ याद रखना, ओके। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए PCM, फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री वी हैव डिस्कस फॉर यू ऑल, IP फिजिकल इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा इसमें इंटरेस्ट है। IP के लिए मैंने बता दिया, कमांड्स याद रखना, फिजिकल भी है कि आपको प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स के लिए वैसे प्रैक्टिस डेली, बेशक आप दिन के 10 सम्स कर रहे हो, प्लीज़ 10 तो करिएगा ही, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। सो कंसेप्ट समझो, एग्जांपल्स देखो, एनसीईआरटी इज मस्ट, ठीक है, एनसीईआरटी मत छोड़ के जाना, साइंस में तो कहीं भी मत छोड़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री उनके न्यूमेरिकल्स कहीं भी मत छोड़ना, बाकी स्ट्रीम्स का मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया of them, but for science I will be saying this, so I hope so। मैंने बहुत से important points आपको बताए हैं, एक और बार मैं बताना चाहूँगी, सबकी रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स की, उनकी बात समझना, उनसे गाइडेंस लेना अच्छे तरीके से। कभी आपको लगे ना आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, टेक अ ब्रेक, डू अ डीप मेडिटेशन, और हाँ अपनी मेडिटेशन की भी आदत बनाना बहुत ही हेल्पफुल रहती है, इवन आई हैव डन। सुबह उठ के you are an early riser, so I will say you कि प्लीज़ सुबह उठ के डू मेडिटेशन, बेशक आप 10-20 मिनट्स तो प्लीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी, इट्स वेरी हेल्पफुल, बहुत ही अच्छा फील करोगे उठ के, एंड ट्राई कि सुबह जल्दी उठो, बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने देखा कि ना 11th-12th में आके बच्चे सोते रही है रात 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक काम कंप्लीट करते हैं, फिर स्कूल में नींद आती है और स्कूल में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, मतलब बर्डन पाइल अप होता जाता है, वो काम नहीं करना, टाइम से सो, जल्दी उठो, जो लगता है नहीं हो पा रहा अभी सुबह उठ के करो, क्योंकि ना फिर आपके सर पे जिम्मेदारी होगी कि हाँ सुबह उठ के करना है, नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे अपने लिए करो, अपने लिए खुद ही रास्ते खोलने पड़ेंगे, कोई आपके लिए रास्ते खोलने नहीं आएगा, ठीक है। गाइडेंस प्रॉपर लो अपनी, पढ़ाई अच्छे से करो, टेंशन मत लो, बिलीव एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, आई विल से बिलीव योर हार्ड वर्क, अगर आपने हार्ड वर्क किया है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सो हर चीज़ बता दी है, हर चीज़ क्लियर कर दी है, फिर भी कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, अगर मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया तो मुझे बता दीजिएगा। सो आई होप सो मैंने हर पॉइंट क्लियर कर दिए, बट अगर अभी भी कुछ ना कुछ डाउट रह रहा है सो प्लीज़ टेल मी, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना कमेंट
फ्यूचर में कहीं से भी मेरे से आप कॉन्टैक्ट बना हुआ तो मुझे बताना. आई विल श्योरली क्लियर दोज थिंग्स टू यू. एंड हो सकता है इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट डाउन. मैं नोट्स भी अपने शेयर कर दूँगी क्लास 11th के इफ़ यू वांट. सो बाकी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बताना, कमेंट करना. मुझे अच्छा लगता है कि जब आप अपनी दिक्कतें मेरे साथ शेयर करते हो, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँ. आई रियली फील गुड. तो प्लीज़ जैसे इन्होंने किया आप भी प्लीज़ करना, बहुत ही अच्छा लगता है. एंड आई रियली फील गुड कि दैट समवन इज़ वॉचिंग मी, समवन इज़ लिसनिंग मी वेरी केयरफुली एंड बाय हार्ट. तो एंड करते हैं वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई होगी. पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, डरना मत. ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस. ठीक है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप राइट हो, बिल्कुल राइट हो, सो देयर इज़ नो नीड टू फियर. ठीक है, अच्छे बन के रहना, डिसिप्लिन रहना. डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर क्लास 11. डिसिप्लिन बहुत रखना. ठीक है, तो वीडियो हम एंड करते हैं. मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.